गाइस वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, क्या आपने डायबिटीज़ के सारे कंटेंट्स जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं लास्ट 2 वीडियोस में, क्या आपने देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी वहां से मिल सकती है। आप प्लीज़ डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके भी मैंने दोनों वीडियोस के लिंक वहां पे डाल रखे हैं, तो आप वहां से डायरेक्ट जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि हम अपने डायबिटीज़ मेलाइटस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस। जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आज हम करेंगे कि हम अपने डायबिटीज़ मेलाइटस को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करके, और क्या क्या डाइट प्लान हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये सब कुछ हम आज की वीडियो में करेंगे, और क्या क्या ट्रीटमेंट इसकी हो सकती है डायबिटीज़ मेलाइटस की। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ मेलाइटस का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसे होता है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को बिना टाइम के वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस। जब हम किसी पर्सन को या कोई पेशेंट होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का, तो उसकी जो होल बॉडी होती है डायबिटीज़ मेलाइटस उसको अफेक्ट करता है। मतलब कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है हमारे पैरों को, हमारे हाथों को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे स्किन को, सब तरह के हमारी बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है। तो गाइज, क्या करना चाहिए हमारे डायबिटीज़ मेलाइटस को मैनेज करने के लिए? कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। उनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डायबिटीज़ मेलाइटस को मैनेज कर सकते हैं, जिससे हम डायबिटीज़ से होने वाले जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो भी उससे बैड इफ़ेक्ट होते हैं हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, इंटरनल या एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, बॉडी पार्ट्स के ऊपर, तो उससे हम बच सकते हैं, तो उनको डिले भी कर सकते हैं। तो गाइस, कैसे कर सकते हैं? कीप द ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमें अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियर टू द नॉर्मल, जितना पॉसिबल हो सके हमें नॉर्मल तक अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो नॉर्मल रहे या नियर बाय नॉर्मल रहे। इस कैसा हो सकता है? ये हो सकता है किसी डाइट प्लान को आप, हेल्दी डाइट प्लान को आप जब फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के साथ साथ आप मेडिकेशंस लेंगे जो भी आपको डॉक्टर ने आपकी डायबिटीज़ मेलाइटस के ड्यूरिंग प्रेस्क्राइब्ड किया है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, और अपनी बॉडी की जो एक्टिविटी लेवल है उसको इंक्रीज करने के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपनी डायबिटीज़ मेलाइटस को मैनेज कर सकते हैं। तो अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल को हमें वहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, हाई डेंसिटी लेवल को और लो डेंसिटी लेवल को, ट्राइग्लिसराइड लेवल को जितना हो सके हमें नॉर्मल या नॉर्मल के नियर, जितना भी पॉसिबल हो सके इनको नॉर्मल रेंज तक हमें लाना चाहिए। तो कैसे लाएंगे? और अपने बीपी को कंट्रोल रखना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। स्ट्रेस नहीं लेनी है बिल्कुल भी। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जब उनको डायबिटीज़ मेलाइटस के टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आते हैं तो वो स्ट्रेस ले लेते हैं कि मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, मेरे ये ऑर्गन खराब हो जाएंगे, या मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ऐसे टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है गाइस, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि आप कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करके अपने डायबिटीज़ मेलाइटस के जो लेवल हमारा बढ़ गया है ब्लड ग्लूकोज लेवल का, तो उसको नॉर्मल या नियर बाय नॉर्मल तक हम लेके आ सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, कि जिसको हम फॉलो करके अपने डायबिटीज़ मेलाइटस को मैनेज कर सकते हैं, नॉर्मल तक ला सकते हैं। मेक अ डाइट प्लान। हमें अपने खाने का डाइट प्लान बनाना है। हमें जो हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं या डिनर लेते हैं, उनके अलावा भी हमें 2 मील लेनी चाहिए। तो 11 साढ़े 11 बजे तक सुबह को, या शाम को 4 से 5 बजे तक ऐसे लेनी चाहिए। तो हमें अपने जो डाइट है उसको 5 भाग में डिवाइड कर लेना चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में डाइट प्लान आपको फुल बताया है, क्या क्या हमें खा लेना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए हमें डायबिटीज़ मेलाइटस में। तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक डाल रखा है वीडियो का, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज क्या करना है, आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, या डाइटिशियंस को फॉलो कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि हमारे लिए डायबिटीज़ मेलाइटस की ड्यूरिंग कोई हेल्दी डाइट प्लान बताइए, और जिस डॉक्टर से आपकी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट चल रही है वो भी आपको हेल्दी एक डाइट प्लान देते हैं, उसको भी आपको फॉलो करना चाहिए। तो क्या होता है गाइज, यहाँ पे आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, स्प्राउट्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, बीन्स लेने हैं, या आपको हेल्दी फैट लेना है, और आपको लो शुगर लेनी है। तो जब ये सारी डाइट प्लान हम फॉलो करते हैं तो हमारा क्या होता है, कई
बहुत सारे पेशेंट हमने ऐसे देखे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं और वो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। तो ऐसा खाना हम जब लेते हैं, ऐसा डाइट प्लान जब हम फॉलो करते हैं, तो वो हमारे वेट को भी मैनेज करके रखता है, हमारे वेट को लॉस करने में हेल्प करता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मैनेज करके रखता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ने नहीं देता है। तो जिस तरह से आपको डाइटिशियन ने या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने या आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन में आपको डाइट प्लान बता रखा है, प्लीज़ आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दीज डाइट्स आर हाई इन द न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसी डाइट क्या होती है, इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फाइबर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि हमें डायबिटीज़ मेलाइटस के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इनमें लो फैट्स एंड कैलोरीज होते हैं, जो कि हमारे जो बढ़ा हुआ वेट है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। तो गाइज हमें डायबिटीज़ मेलाइटस में शुगर बहुत कम लेवल में लेनी चाहिए, या तो ना के बराबर लेनी चाहिए, और फैट भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बेकर प्रोडक्ट आपको बंद कर देने चाहिए, कैलोरीज भी कम लेनी चाहिए। तो इसीलिए एक ऐसा डाइट प्लान जो आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने प्रोवाइड कर रखा है, प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, और जो हमारी 100% यहाँ पे हेल्प करती है हमारे डायबिटीज़ मेलाइटस को मैनेज करने में। तो नेक्स्ट है गाइज, यू कैन फॉलो एनी हेल्थ केयर डाइटिशियन। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास डाइट प्लान नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से भी हेल्दी डाइट प्लान के लिए बोल सकते हैं, अपने किसी डाइटिशियन को बोल सकते हैं, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को डाइट प्लान के लिए ड्यूरिंग डायबिटीज़ के बोल सकते हैं। तो कुछ मैं स्टेप्स आपको बताऊंगी जिससे हम अपने डायबिटीज़ मेलाइटस को, डायबिटीज़ की कंडीशन को कम करने में, मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज, हमें अपने बॉडी की जो एक्टिविटी लेवल है उसको बढ़ाना है। तो कम से कम हम डेली 30 मिनट एक्सरसाइज के लिए हमें अपनी बॉडी को देना है, जिससे हमारी बॉडी का जो एक्टिविटी लेवल है वो बढ़ जाएगा। मतलब कि 30 मिनट से कम आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है, 30 मिनट से ज़्यादा हो जाए, 45 मिनट हो जाए, या 1 घंटा हो जाए, या पूरे 30 मिनट भी हो जाए, तो आपने अपने 30 मिनट अपनी बॉडी को, अपनी एक्टिविटी लेवल जरूर इंक्रीज करना है। तो इसमें आप कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, या कोई एक्टिविटी लेवल की जो प्लेइंग गेम्स होती हैं आपको वो करनी चाहिए। लेकिन जो बैठ के जो गेम्स खेली जाती हैं, जैसे कैरम बोर्ड हो गया या और हो गया, तो आपको वो अवॉइड करनी है, क्योंकि ये बैठे बैठे जो गेम्स खेली जाती हैं ये हमारे वेट को बढ़ाने में, गेन करने में हेल्प करती हैं। तो इसलिए हमें वो एक्टिविटीज़ करनी है जिससे एक्सरसाइज हो, हमारा वेट लॉस करने में वो हेल्प करे, और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मैनेज हो जाए। सेकंड वन है वेट लॉस। जैसे मैंने आपको बताया कि वे जो वेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल हमारे डायबिटीज़ मेलाइटस में। तो 90% पेशेंट्स ऐसे देखे जाते हैं जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस की प्रॉब्लम है, और उनको मोटापे की शिकारी होती हैं, वो ओबीज होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं उनको अपने वेट को मैनेज करना है। यहाँ पे वेट बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना है हमें यहाँ पे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जो डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं, या डॉक्टर ने जो भी आपको डाइट प्लान आपको ड्यूरिंग डायबिटीज़ के बताया, वो हमारे जो वेट लॉस है, वेट को कम करने में लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए प्लीज़ गाइज आप उस डाइट प्लान को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। क्विट स्मोक, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप बीड़ी सिगरेट पीने के आदी हैं, तो आपका ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए, आपकी डायबिटीज़ का कारण बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए गाइज आपको क्या करना है, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देनी है, जिससे आपका डे बाय डे जो डायबिटीज़ है उसमें सुधार आता रहेगा, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल तक पहुँच जाएगा। रेगुलर चेकअप एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने जो जिससे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में जो भी आपको टेस्ट लिखे हैं या चेकअप लिखे हैं, तो प्लीज़ आप टाइम पे उनको, उन टेस्ट को जरूर करवाइए, उन चेकअप को जरूर करवाइए, क्योंकि ये हमारी डायबिटीज़ को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल। मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड बीपी लेवल, आपको क्या करना है गाइज, अपने मार्केट से आपको इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप से बीपी एपरेटस या आपको ब्लड ग्लूकोज चेकिंग करने के जो एपरेटस होते हैं वो इजीली वहाँ पे मिल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप डेली
अपना बीपी भी चेक कर सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी चेक कर सकते हैं, अपनी शुगर को चेक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको वहाँ पे अपरेटस खरीद लेने चाहिए अगर आप कैपेबल हैं तो। नहीं तो बीपी चेकअप जो होता है वो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो फ्री चेकअप करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लिनिक भी डॉक्टर्स के होते हैं जो फ्री चेकअप कर देते हैं। अगर जिस डॉक्टर से आप अपनी डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी आपका फ्री चेकअप आपके ब्लड का, आपके बीपी का कर देते हैं, तो आपको साथ साथ में अपने फ्री आपको शुगर चेकअप भी करवाना है, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल भी अपना रेगुलर चेकअप करवाना है जैसे आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन में किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है टेक मेडिसिन एंड द इंसुलिन। तो डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर से हमारी ट्रीटमेंट चल रही है डायबिटीज़ के, तो उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन में जो भी मेडिसिन हमें दे रखी हैं, जो भी प्रेस्क्राइब कर रखी हैं, इंसुलिन दे रखा है, किस टाइम लेना है, कैसे लेनी है मेडिसिन, तो आप प्लीज़ वो फॉलो ज़रूर कीजिए। क्योंकि जो रेगुलर मेडिसिन लेने में और सही तरीके से मेडिसिन लेने में कौन सी डोज किस तरीके से लेनी है, कैसे लेनी है और किस टाइम लेनी है, तो ये हमारी डायबिटीज़ को मैनेज करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस। टेक द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन में हमारे डॉक्टर ने हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए जो भी मेडिसिन लिखी हुई हैं, उन मेडिसिन को हमें टाइम पे लेना चाहिए डाइट प्लान के साथ। ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डायबिटीज़। जो भी हमारी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट होती है वो टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। तो जितनी भी इसकी टाइप्स होती हैं मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं लिंक को ओपन करके। तो गाइस टाइप जो होती हैं डायबिटीज़ की, वो सबसे पहले यहाँ पे दो तरह की टाइप डायबिटीज़ जो मेन होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है, अलग अलग ट्रीटमेंट होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, मैंने आपको वीडियो में इसको डिटेल से वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो सफिशिएंट जो इंसुलिन होती है उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, और जो हमारी इंसुलिन होती है वो ग्लूकोज को हमारे सेल्स में सेंड करती है, वहाँ पे ट्रांसफ़र करती है ताकि यूटिलाइज्ड हो जाए, वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड हो सके और उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हमारी ग्लूकोज का हो जाए। लेकिन जो पैनक्रियाज होता है टाइप 1 डायबिटीज़ में, वो हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे बीटा सेल्स जो होते हैं जो इंसुलिन हमारे प्रोड्यूस करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो पैनक्रियाज है वो लॉन्गर इंसुलिन जो है वो इनफ इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसीलिए हमें यहाँ पे इंसुलिन लेने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो अपने पेट में अपने आप भी इंजेक्शंस लगा लेते हैं या उनको डेली इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं और ये इमीडिएट वर्क करते हैं। ये जो इंसुलिन होती है गाइज, ये 4 तरह की होती है, ये 4 तरीके से ली जाती है। तो क्या है होती है, सबसे पहले होती है ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो सबसे पहली जो होती है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो होती है, ये अपना काम जो है, अपना वर्क जो है वो 15 मिनट में इसका असर होना शुरू हो जाता है और 3 से 4 घंटे तक इसका असर रहता है। तो दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इसका जो वर्क है, ये जो अपना असर दिखाता है, इसका इफेक्ट 30 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, 30 मिनट के अंदर अंदर इसका इफेक्ट शुरू हो जाता है और 6 से 8 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है। थर्ड वन है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इसका जो इफेक्ट है वो 1 से 2 घंटे में शुरू हो जाता है और 12 से 18 घंटे तक ये अपना इफेक्ट शो करता है। लास्ट है हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ये कुछ ही घंटों तक अपना जो है वर्क है, जो अपना असर है वो दिखाना शुरू कर देता है, इसका इफेक्ट शुरू हो जाता है और 24 आवर्स तक, पूरा दिन तक इसका, 24 घंटे तक इसका जो इफेक्ट है वो रहता है। तो गाइज अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्या है, जब डाइट और एक्सरसाइज हमारी इनफ नहीं होती है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ को कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए,
तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि हम मेडिकेशंस का यूज़ करें, लेकिन यहाँ पे खास बात का ध्यान रखना है कि जो भी मेडिकेशंस आपने लेनी है, जो भी मेडिसिन आपने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए लेनी है, तो सिर्फ आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेनी है। मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं डायबिटीज़ के लिए, तो जो भी आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन दे रखी हैं, तो वही मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, जो डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब्ड करते हैं, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन कर देते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज, और इसमें मेडिसिन हैं अकार्बोज एंड मिग्लिटोल। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो भी हमारे बॉडी में हमारे डाइट के द्वारा, हमारे खान पान के द्वारा जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो इसकी शुगर की जो ब्रेकडाउन है ये स्लो डाउन कर देता है। स्ट्रेची फूड की जो ब्रेकडाउन है वो स्लो डाउन कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में कम ग्लूकोज यूटिलाइज होएगा, और वो हमारे जो इंसुलिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ग्लूकोज है उसको हमारे सेल्स में मूव कर देगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे जो बढ़ रहा है तो वो नहीं बढ़ेगा, और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है जो वो नॉर्मल हो जाएगा। विगोनाइड्स में हमारे पास ड्रग है मेटफॉर्मिन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास है, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विच मेड बाय द लिवर। जो लिवर के द्वारा यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है तो उसकी जो अमाउंट है ये उसको रिड्यूस कर देता है, इनहिबिट कर देता है, कम कर देता है। थर्ड वन है हमारे पास DPP-4 इनहिबिटर्स, डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेज इनहिबिटर्स। तो इसमें ड्रग्स हैं लिनाग्लिप्टिन, साक्साग्लिप्टिन एंड सिटाग्लिप्टिन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे वर्क करते हैं, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव कर देते हैं विदाउट मेकिंग इट टू लो। मतलब कि ये हमारे इम्प्रूव कर देते हैं उसके लेवल को, जो बढ़ा हुआ लेवल है ये उसको कम कर देते हैं, लेकिन ये हमारा जब नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है ये उसको कम नहीं करते हैं। जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल है ये सिर्फ उसी को कम करते हैं और नॉर्मल तक ले आते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास ग्लूकागोन, तो लाइक पेप्टिडेज। तो इसमें ड्रग्स है हमारे पास डुलाग्लूटाइड एंड एक्जेनाटाइड एंड लिराग्लूटाइड। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट चेंजेस द वे ऑफ बॉडी प्रोड्यूस्ड इंसुलिन। जो हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, या उसमें बीटा सेल्स की जो भी कमी की वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसके वे को ये चेंज कर देता है। यहाँ पे सुफिशिएंट इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने लग जाती है, स्टिमुलेट होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में जमा हो रहा है वो जमा नहीं हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल तक आ जाता है। तो गाइस नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास मैग्लिटिनाइड्स। तो इसमें क्या है, नाटिग्लिनाइड एंड रेपाग्लिनाइड्स। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब वर्क कैसे करते हैं, ये हमारी पैनक्रियाज को मोर इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए ये स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट है SGL2 सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। तो इसमें क्या होता है, ड्रग्स हैं हमारे पास कैनाग्लिफ्लोजिन एंड डापाग्लिफ्लोजिन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ग्लूकोज इंक्रीज इन द यूरिन फ्लो। जब हमारा यूरिन फ्लो बढ़ता है, हमें जो पेशेंट होता है उसको बार बार क्या है यूरिन आता रहता है, यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है और उस यूरिन में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पे नॉर्मल तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट है सल्फोनाइल यूरियाज। तो इसमें क्या है, ग्लाइबोराइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लिमेपिराइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये भी हमारे पैनक्रियाज को मोर इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट कर देता है, जिससे हमारा क्या होता है, जो इंसुलिन है सफिशिएंट प्रोड्यूस होती है और हमारे जो वो ग्लूकोज है उसको मैनेज करने में, उसको हमारे सेल्स में भेजने के लिए वो सफिशिएंट होती है। नेक्स्ट है थाइजोलिडीन डायोन्स। इसमें है पायोग्लिटाजोन एंड रोजिग्लिटाजोन। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये हमारे इंसुलिन को बेटर वर्क करने के लिए, ताकि वो बेटर तरीके से हमारे जो ग्लूकोज है वो सेल्स में उसको मूव कर सके, ट्रांसफर कर सके, ताकि अच्छे तरीके से ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन हो जाए और एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे बॉडी में जमा ना हो और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल तक पहुंच जाए। तो क्या होता है गाइज, ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, तो इसमें एक मेडिसिन को लेके ही हमारे जो डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं हो सकती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कंट्रोल नहीं हो सकता है।
तो इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन में 1 या 2 जो ड्रग्स होती हैं उनको कॉम्बिनेशन आपको देते हैं, या और कोई मेडिसिन आपको देते हैं। बीपी की मेडिसिन भी कई पेशेंट को साथ साथ में चलती हैं, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन भी कई पेशेंट को साथ साथ में चलती हैं। तो बहुत सारी ग्रुप ऑफ मेडिसिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाती हैं यहाँ पे मेडिसिन की, जो आपको डायबिटीज मेलाइटिस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे लेनी पड़ती है। तो अब बात करते हैं गाइज हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज की जो मैनेजमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो टोटली डिपेंड करती है हमारे इंसुलिन की प्रोडक्शन के ऊपर। और हमारे इंसुलिन की प्रोडक्शन कहाँ से होती है, ये जो पैनक्रियाज में लिंगेन के अंदर जो बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ से हमारी इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। लेकिन किसी वजह की से हमारा जो बीटा सेल्स है वह डिस्ट्रॉय हो गए। किस कंडीशन में होते हैं, ऑटो इम्यून से कंडीशन में होते हैं, जब हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज होते हैं वो अच्छे एंटीबॉडीज के ऊपर जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। जब हमारी जो बॉडी है वो इटसेल्फ अटैक करती है तो उस कंडीशन में हमारी क्या होते हैं, जो बीटा सेल्स है वो इंक्लूडिंग यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता है। कई बार क्या होती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है हमारे सेल्स में। उस कंडीशन में भी हमारे सेल्स जो है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं इंसुलिन के रिगार्डिंग। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी इंसुलिन जो है वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होती है हमारे पैनक्रियाज से, जिससे क्या होता है वहाँ पे इंसुलिन की इनहिबिशन हो जाती है, इंसुलिन की वहाँ पे कमी हो जाती है, इंसुलिन का लेवल वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। और इंसुलिन मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बता रखा है कि इंसुलिन जो है वो हमारे जो क्या करता है, हमारे जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स में इनको मूव करता है ताकि वहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है अच्छे तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन हो जाए। लेकिन यहाँ पे जब इंसुलिन की सफिशिएंट नहीं होगा, हमारे प्रोड्यूस नहीं होगा, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, तो ये हमारे ग्लूकोज को हमारे सेल्स में नहीं भेज पाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल वहाँ पे बढ़ जाता है और हमारी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, जो फर्दर डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इफ द सेल्स रिस्पॉन्स पुअरली टू द इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन, जब हमारे सेल्स भी हैं जो इंसुलिन के इफेक्ट के लिए वो कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है हमारे सेल्स में, तो हमारे सेल्स जो है वो पुअर वहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं इंसुलिन के इफेक्ट के लिए। और वहाँ पे कई बार क्या होती है, इंसुलिन जो है वो इटसेल्फ डिफेक्टिव हो जाती है, वो अपने आप ही वहाँ पे डिफेक्ट हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होएगा, वहाँ पे इंसुलिन की वहाँ पे इनसफिशिएंट प्रेजेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज विल नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स। जो हमारा ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, वो सुफिशिएंटली वहाँ पे एब्जॉर्ब्ड नहीं होगा सेल्स के द्वारा, सेल्स उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे क्या होएगा हमारा ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और हमारे क्या होएगा, ग्लूकोज का जो नेट लेवल है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे हाई ब्लड शुगर हो जाएगा हमारा, और पुअर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उसकी भी लेवल कम हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। और हमारी जो फैट स्टोरेज है हमारी मसल्स में, तो उसका क्या होएगा, ब्रेकडाउन जो है वो होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल स्पाज्म हो जाते हैं। कई कंडीशन में हमारी बॉडी का वेट बढ़ने लग जाता है, कई कंडीशन में हमारी डायबिटीज़ की कंडीशन में बहुत ज़्यादा अचानक से ही वेट लॉस होने लग जाता है। तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसे आने लग जाती हैं जो फर्दर हमारी डायबिटीज़ मेलाइटिस को प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है ये मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में प्रोवाइड कर रखा है। तो जो स्टार्टिंग से मैं आपको बोलती आई हूँ कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दोनों वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं, डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करके वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मैंने फुल आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस की पूरी डिटेल दे दी है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे ज़रूर बोल सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।